नमस्कार, मैं हरिकिशन मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कैरोड़ा। आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के जो चले आ रहे लेक्चर थे उनके क्रम में हम लोग आगे के क्रम में ये अध्ययन करेंगे कि जो जाल था हमारा नेटवर्क या जटिल जाल था, उसकी जो प्राचल हमने जेड वाई और एच ज्ञात की थी। तो उनके बीच में आपस में क्या संबंध है, तो उस संबंध को हम लोग स्थापित करेंगे। या यूँ कहें कि हमने यदि हमारे पास में कोई एक जाल दे देते हैं, उसकी कोई एक प्रकार की प्राचल दे देते हैं, तो किस प्रकार से हम लोग उसके दूसरे प्राचलों को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि समटाइम हमें जो हमारा जाल दे रखे हैं उसमें किसी सर्किट में एक जो जैसे प्रतिबाधा के रूप में सर्किट डिजाइन कर किस प्रकार से उसको हम लोग एक्स प्राचल के रूप में डिजाइन करेंगे या फिर वाई प्राचल के रूप में किस प्रकार से डिजाइन करेंगे। हो सकता है कभी कभी एक प्राचल के रूप में अगर हमारा सर्किट दे रखा है या जाल दे रखा है तो वो हल करना कठिन हो सकता है, तब हम लोग उसको दूसरे प्राचल के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग किसके बारे में नहीं करेंगे, जेड वाई एम एच प्राचलों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, आपस में इन्हें संबंध स्थापित करना है। अगर हमें जो हमारा जैसे जाल है, ठीक है, कोई जाल है, अगर इस जाल के अंदर जो हमारी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस है वो अगर इस प्राचल की उम्मीद रखी है, तो किस प्रकार से हम इस प्राचलों में इसको कन्वर्ट करके लिखेंगे। जस्ट डिवाइस से हमें लेकिन उस डिवाइस के लिए वाई का मान कितना है या फिर जेड का प्राचल का मान कितना है, इस प्राचल का मान कितना है, उनको लिखने में हमारे लिए आसान हो जाता है कि विश्लेषण करना, पर का विश्लेषण करना हमारे लिए आसान हो जाता है। हमारा ये जाल था, ठीक है, जाल है, इसके टर्मिनल 1 और एक टर्मिनल 2 है, तीन टर्मिनल द्वारा जा रहे हैं, चौथे टर्मिनल जा रहे हैं। इसमें हमारा जो इनपुट है निवेशी टर्मिनल, उसमें हमारी धारा का नाम I1 है और वोल्टेज स्रोत है, वोल्टेज स्रोत कितना लगा है, वोल्टेज स्रोत हमारा या फिर 1 टर्मिनल के बीच में हमारी जो वोल्टेज है वो V1 है और 2 टर्मिनलों में प्रवाहित होने वाली धारा है हमारी I2 है और दोनों टर्मिनल के बीच में वोल्टेज है V2 है। हमने ज्ञात किया कि हम लोग जेड प्राचल ज्ञात करते हैं, तो जेड प्राचल ज्ञात करते हैं हम लोग, तो क्या होते हैं, हमारा धारा I1 और I2 इनको हम लोग स्वतंत्र मानते हैं। ये प्राचल हमने ज्ञात किया था तो हमने V1 और V2 को स्वतंत्र माना था, और ये प्राचल हमने ज्ञात किया तो हमारा I1 और V2 को हमने स्वतंत्र चर माना था। ठीक है, तो हमारे पास चलो किसी के कितने हैं, हमारे पास 4 है, किसी भी दो इनपुट को हम लोग स्वतंत्र मान सकते हैं और फिर बाकी को हम लोग उसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। जब उसको ज्ञात करते हैं तो इस क्रम में हमारे जेड वाई और एच प्राचल निकल के आते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जेड प्राचल का वाई प्राचल को आपस में बदलना। ठीक है, जेड प्राचल को वाई प्राचल में बदलना, जेड वाई प्राचल जेड प्राचल के रूप में। ठीक है,
y प्राचल z प्राचल के रूप में। अर्थात हमें z प्राचल ज्ञात है तो हम लोग क्या करेंगे, y प्राचल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, तो z प्राचल लिखेंगे हम लोग। z प्राचल में ये हमारी स्वतंत्र, ये तो क्या है, स्वतंत्र चर, ये स्वतंत्र चर थे। और हमारी परतंत्र थे कौन कौन सी हुई, v1 v2 इसमें हुए हमारे i1 i2, और इसमें हमारे हुए v1 और i2, ये चर कौन सी हुई, परतंत्र। तो z प्राचल के लिए हमारे क्या समीकरण होंगे, z प्राचल के लिए हमारे जो v1 v2 v1 इक्वल टू z11 i1, इसको हम लोग फुल लिखते हैं कैपिटल में, i1 प्लस z12 i2। ठीक, इसी प्रकार से हमारी v2 होगी z21 i1 प्लस z22 i2। ओके, ये तो हमारे z प्राचल के लिए समीकरण थे, इसमें z प्राचल और धारा तथा में संबंध है। समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हमारे y प्राचल कौन से होंगे, ये तो हमारे क्या z प्राचल के लिए संबंध थे। y प्राचल के लिए क्या संबंध होंगे, हमारी ये अज्ञात है, तो i1 इक्वल टू y11 v1 प्लस y12 v2, और i2 इक्वल टू y21 v1 प्लस y22 v2। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, क्या करेंगे, y और z प्राचलों के बीच में आपस में संबंध स्थापित करने के क्रम में हम लोग y प्राचलों को z प्राचल के रूप में ज्ञात करेंगे। अर्थात हमारे पास z प्राचल ज्ञात है, इससे ये नेटवर्क हमारा, इस नेटवर्क के अंदर हमको सर्किट दे रखा है, वो z प्राचल के रूप में दे रखा है। तो हम लोग किस प्रकार से y प्राचल के रूप में वो सर्किट लिख सकते हैं, या उनकी जगह हम लोग y प्राचल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हमारा जो समीकरण है, ये दोनों समीकरण, इस समीकरण में y प्राचल है और वोल्टता तथा धारा है। अर्थात y प्राचलों का वोल्टता तथा धारा के में संबंध जो है उनको यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम चाहे तो हम लोग h प्राचल के लिए भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो लिख सकते हैं हम लोग h प्राचल के लिए। यहाँ पे अज्ञात क्या है, ये दोनों अज्ञात है, तो v1 इक्वल टू कितना है, v1 इक्वल टू h11 i1 प्लस h12 v2, और i2 इक्वल टू h21 i1 प्लस h22 v2। ठीक है, ये 5 नंबर है, ये 6 नंबर है। हम लोग इन समीकरणों की सहायता से ही एक प्राचल अगर हमें ज्ञात है तो दूसरी प्राचल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरह के प्राचल है हमारे पास में, खुला परिपथ, प्रतिबाधा, लघुपथ परिपथ प्रवेशिता और संकर प्राचल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम y प्राचल और z प्राचल के रूप में संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ। आप देखो संबंध किस प्रकार से हम निकालेंगे। हम इस जाल को भी मिटा देते हैं। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, हमको ये z प्राचल ज्ञात है, हमको y प्राचल ज्ञात करना है। ठीक है, y प्राचल ज्ञात करना है, तो इसको ज्ञात करने के क्रम में हमारे y इन दोनों समीकरणों से इस प्रकार से हम लोग समीकरण निकालेंगे कि उनके
यहाँ से हमारी तुलना हो सके किससे, I1 और I2 से। ठीक है, तो देखो अगर हमारे पास में यहाँ पे किसी भी समीकरण में एक में यहाँ पे I2 है, ठीक है, I2 इक्वल टू हम लोग इस समीकरण को समीकरण 2 से I2 इक्वल टू किसी के रूप में लिख सकते हैं I1 और V2 के रूप में। ठीक है, तो I2 को I1 और V2 के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। फिर हम लोग यहाँ से I2 का मान यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आएगा, V2 और I1 आएगा। ठीक है, और फिर हमारे पास में V1 I1 और V2 आएगा, मतलब V1 I1 और V2 आ जाएगा। इस प्रकार से हम लोग और भी तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं हम लोग किस प्रकार से हमको सोल्व करके इनका एक दूसरे के रूप में मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या करना है, y और z प्राचल में अब इसे समझना करना है। पहले तो हम क्या करेंगे, z प्राचल के रूप में हम लोग y प्राचल को लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो विधि है, अगर मैथमेटिक्सकल कैलकुलेशन करना चाहें तो काफी लंबे हो जाते हैं, अगर हम इसे कैमरा में समझाए तो काफी हमारे लिए आसान हो जाता है। देखो इसमें प्रतिबाधा मैट्रिक्स है, वो प्रतिबाधा मैट्रिक्स क्या है हमारी, उसका सारणी कितना होगा, डेल्टा Z इक्वल टू होगा हमारा Z11 Z12 Z21 Z22। ठीक है, ये इसका प्रतिबाधा मैट्रिक्स का सारणी है। और इसका कितना होता है हमारा, ये होता है हमारा Z11 Z22 माइनस Z12 Z23। ये हमारे यहाँ पे डेल्टा Z है। हम लोग क्या करते हैं, इसमें कैमरा ड्यूल लगा करके I1 और I2 का मान ज्ञात करते हैं। I1 और I2 का मान ज्ञात करेंगे। I1 और I2 का मान ज्ञात करने के बाद क्या होगा, उसका हम लोग इस समीकरण से हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से I1 और I2 का मान किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, मैंने बनाया है I1 ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो डेल्टा 1 इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे लिए काफी इजी हो जाएगा। ठीक है, समझना V1 V2 इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22 और ये हमारा I1 I2। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमको करंट I1 ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स से यहाँ पे I1 इस फर्स्ट मैट्रिक्स को रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग जो हमारा सारणी का है इसका, उसमें हम लोग इसका भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे आएगा, डेल्टा 1 इक्वल टू कितना आएगा, और V1 V2 और Z12 Z22। ठीक है, इसका मान कितना आएगा, V1 Z22 माइनस Z12 V1। ठीक है, Z12 V2 ये हमारा डेल्टा 2 का मान आएगा। और डेल्टा 2 का मान कितना आएगा हमारा, डेल्टा 2 का मान आएगा और Z11 Z121 और V1 V2। ठीक है, इसका मान आएगा हमारा Z11 V2 माइनस Z21 V1। ठीक है, तो हमको अगर धारा I1 ज्ञात करनी है तो I1 ज्ञात करने के लिए क्या होगा, I1 इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड बाई डेल्टा Z होगा, और I2 कितनी होगी हमारी, डेल्टा 2 डिवाइड बाई डेल्टा Z। ठीक है, ये डेल्टा 2। तो हम लोग I1 ज्ञात कर सकते हैं, I2 ज्ञात कर सकते हैं। हमारे पास डेल्टा Z रहेगा, हमारा डेल्टा 1 रहेगा और डेल्टा 2 यहाँ पे है। तो देखो निकालते हैं हम लोग कितना, I1 इक्वल टू डेल्टा 1 डिवाइड डेल्टा Z। डेल्टा 1 कितना हमारा, V1 Z22 V1 Z22 माइनस
माइनस V2 Z12 डिवाइडेड बाय कितना है, डिवाइडेड बाय डेल्टा Z। डेल्टा Z को हम लोग डेल्टा Z के रूप में लिखते हैं, ठीक है, ये काफी बड़ा है। तो फिर और हमारी I2 कितनी होगी, I2 होगी हमारी डेल्टा 2 डिवाइडेड डेल्टा Z, ठीक है। वो कितनी आ रही है हमारी, डेल्टा 2 कितनी है, Z11 V2 माइनस Z21 V1 डिवाइडेड बाय डेल्टा Z, ठीक है। ये हमारी I2 आ गई। हम लोग इसको थोड़ा सोल्व कर देते हैं। तो I1 कितनी है भाई, I1 इक्वल टू Z22 अपॉन डेल्टा Z V1 माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z V2, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर कितना है, ये समीकरण नंबर 6 के बाद में 7 आ गया हमारा, ठीक है। उसी प्रकार से I2 इक्वल टू कितनी आएगी भाई, I2 इक्वल टू आई हमारी V1 के रूप में माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z V1 प्लस Z11 अपॉन डेल्टा Z V2। ये हमारे समीकरण नंबर 8 आ गया, ठीक है। तो समीकरण 7 और 8 में क्रैमर नियम से इस दोनों में क्रैमर नियम लगा देते हैं, हमको I1 और I2 हमारी ये मिली, ठीक है। अब I1 और I2 का मान हमारे यहाँ पे भी है, देखो I1 का मान है, I2 का मान है। I1 और I2 का मान V1 V2, I2 का मान V1 V2 फॉर्म में, यहाँ पे भी देखो हमारे पास V1 V2 है, यहाँ पे भी हमारे पास V1 V2 है। तो ये हमने V1 और V2 के रूप में इसलिए क्या किए हैं ताकि हम लोग समीकरण 3, 4 और समीकरण 7 और 8 का कंपेरिजन कर सकते। जैसे हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे इसका गुणक y11 है, लेकिन यहाँ का गुणक है तो z के फॉर्म में है, यहाँ का गुणक y के फॉर्म में है, तो ये z के फॉर्म में है। तो इस प्रकार से हमारा इन y प्राचलों का मान याद कर सकते हैं दोनों के कंपेरिजन से, क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो कोऑपरेट नेटवर्क है वो z प्राचल के रूप में लिखा हुआ है, तो हम लोग उसको y प्राचल के रूप में भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम लोग कंपेरिजन करते हैं समीकरण 3, 4 और 7 तथा 8 का कंपेरिजन करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, y11 इक्वल टू कितना आएगा, देखो समीकरण 3 के समीकरण 7 से तुलना कर लो। देखो I1 है, फिर V1 है हमारे पास, फिर हमारे पास V2 है, तो समीकरण I1, क्योंकि I1 का मान बराबर है तो हमारे पास ये मान भी पर्टिकुलरली इनकी गुणक है V1 और V2 की, वो भी बराबर होनी चाहिए। तो इसका गुणक y11 है और इसका गुणक है हमारे पास Z22 अपॉन डेल्टा Z। इसका गुणक हमारा y12 है, इसका गुणक ये है हमारा y12 इक्वल टू माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z, ओके। और समीकरण 4 के समीकरण 8 से कंपेरिजन करते हैं, तो देखो हमारा I2 दोनों इक्वल है और फिर V1 और V2 के गुणक के रूप में है, I2 वहाँ पे भी हमारी V1 और V2 के रूप में है, तो ये जो कोफिशिएंट है ये भी हमारे बराबर होनी चाहिए। तो ये y21 है यहाँ का नहीं है, ठीक है। तो हमारा y21 कितना है, माइनस Z21 डिवाइड डेल्टा Z, ठीक है। और ये हमारा y22 है और ये गुणक है, ठीक है। तो y22 इक्वल टू Z11 अपॉन डेल्टा Z। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर हमको पता है कि हमारी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में कोई भी अगर जो विद्युत युक्ति है उसका हमको z प्राचल दे रखे हैं या फिर हमारे जो समीकरण z प्राचल के रूप में लिखा है, तो हम उसको प्रविष्टता के रूप में इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो देखो क्या क्या आएगा, हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं y11 y12 y21 y22, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या है, Z22 अपॉन डेल्टा Z माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z माइनस
Z21 अपॉन डेल्टा Z, और ये आएगा हमारा Z11 अपॉन डेल्टा Z। ठीक है, ये Z में तोड़ेंगे। ठीक है, देखो y12 कितना है, Z22 अपॉन डेल्टा Z, y12 कितना है माइनस Z12 अपॉन डेल्टा Z, y21 कितना है, y21 माइनस Z21 अपॉन डेल्टा Z, और y22 कितना है, Z11 अपॉन डेल्टा Z। इस प्रकार से हमने देखा कि हम लोग हमारे पास में Z प्राचल है तो हम लोग y प्राचल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने हमारे पास Z प्राचल थे तो हमने y प्राचल ज्ञात कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, Z प्राचल y प्राचल के रूप में ज्ञात करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस है दोनों का एक ही प्रक्रिया से हम लोग ज्ञात करते हैं। ज्ञात करने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स से हमारे पास में कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे शोर एंड स्वीट मेथड से ज्ञात करेंगे। हमारे पास में जो ये है मैथमेटिक्स, इसमें क्या है, v1 v2 इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है। तो हम लोग क्या है, जो v1 और v2 की मान हम लोग i1 और i2 के रूप में ज्ञात कर लेंगे। v1 और v2 का मान हमारा i1 और i2 के रूप में 100 पे है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमारे पास में Z प्राचल है। ठीक है, तो हम लोग अब की बार क्या करेंगे, Z प्राचल y प्राचलों के रूप में, Z प्राचल y प्राचलों के रूप में। तो हम लोग समीकरण 3 और 4 को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखो I1 I2 इक्वल टू y11 y12 y21 y22, और ये हमारे इंडिपेंडेंट चर आ गए v1 v2। ठीक है, हाँ हमारे पास में देखो जो हमारे पास y मैट्रिक्स है डेल्टा y, उसको हम लोग इसको सराहने के रूप में लिखेंगे डेल्टा y इक्वल टू y11 y12 y21 y22। ठीक है, इसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे, क्या है हमारे पास y11 y22 माइनस y12 y21, ये डेल्टा y है। अब हम लोग v1 और v2 को याद करने के लिए हमें क्या करेंगे, क्रेमर नियम लगाएंगे। हम लोग इसमें एक अगर हमको y1 याद करना है तो इसको प्रतिस्थापित करते हैं, मतलब डेल्टा y1 आएगा, और इसमें इसको सेकंड इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो डेल्टा y2 आएगा, और उनमें क्रम से हम लोग डेल्टा y का मान लगाएंगे तो हमारे पास v1 v2 आ जाएगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले डेल्टा 1 ऑफ 1, ठीक है, ये कितना आएगा हमारा I1 I2 y11 y12 और y22। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा, ये आएगा हमारा I1 y22 माइनस I2 y12, ये हमारा डेल्टा 1 ऑफ y आएगा। और इसी प्रकार से हम लोग डेल्टा 2 ऑफ y ज्ञात करते हैं, लोग कितना आया, इस स्तंभ मैट्रिक्स को इस स्तंभ मैट्रिक्स से रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे सारणी में, तो ये y11 y21 I1 I2। ठीक है, ये आगे रिप्लेस करने के बाद इसका मान कितना आएगा, y11 I2 माइनस y21 I1। ये हमारे डेल्टा 1 ऑफ y डेल्टा 2 ऑफ y। अब हम यहाँ से v1 v2 का मान ज्ञात करेंगे, तो हमारा v1 कितना होगा, v1 होगा हमारा डेल्टा 1 ऑफ y डिवाइडेड बाय डेल्टा y। ठीक है, और हमारा v2 कितना होगा, डेल्टा 2 y डिवाइडेड बाय डेल्टा y। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, v1 ज्ञात करने के लिए इसमें इसका भाग लगाएंगे, v2 ज्ञात करने के लिए इसमें इसका भाग लगाएंगे। देखो
इसका हमारा एक्सपेंशन ये रहा, तो हम लोग इसमें इसका भाड़ा लगाएंगे, इसको हम लोग डेल्टा वाई के रूप में लिखेंगे ताकि हमको लिखने में दिक्कत ना, ठीक है। तो हमारा v1 कितना हो गया, v1 हो गया हमारा, देखो v1 कितना हमारा डेल्टा वन ऑफ y ये रहा i1 y22 माइनस i2 y12 डिवाइडेड बाय डेल्टा y, ठीक है। इसका हम लोग थोड़ा विस्तार कर देते हैं, लोग विस्तार करने के बाद में हमारा v1 कितना आएगा, v1 इक्वल टू y22 अपॉन डेल्टा y i1 माइनस y12 अपॉन डेल्टा y i2, ठीक है। इसे हमारे पास में ये समीकरण कौन सा आ गया, ये समीकरण आ गया हमारे पास 10 नंबर का, ठीक है। और v2 ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, v2 ज्ञात करने के लिए इसमें हम लोग उसको बाहर रखते हैं, बाहर लगा के देखते हैं हम लोग v2 इक्वल टू y11 डिवाइड बाय y11 i2 माइनस y21 i1 डिवाइड बाय डेल्टा y, ठीक है। इसमें हमने इसका बाहर रख दिया, इसका हम लोग विस्तार करेंगे या फिर कहेंगे इनको अलग अलग डिवाइड करके लिख देते हैं। तो ये आएगा हमारा v2 इक्वल टू, ठीक है, v2 इक्वल टू कितना आएगा माइनस y21 i1 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ y प्लस y11 डिवाइड बाय डेल्टा ऑफ y i2, समीकरण नंबर क्या है, ठीक है। तो ये हमारे पास केवल v2 को मान लिया, हमने क्रेमर नियम लगा के यहाँ से हल करके ये निकालेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो समीकरण है v1 और v2 याद कर रहे हैं हम लोग i1 और i2 के रूप में, यहाँ पे भी देखो समीकरण में v1 और v2 हम लोग याद कर रहे हैं i1 और i2 के रूप में। तो इसका मतलब है ये हमको v1 ज्ञात है, यहाँ पे v1 ज्ञात है, ये v1 i1 और i2 के रूप में है, i1 i2 के रूप में है, तो ये जो कोएफिशिएंट है ये भी बराबर होंगे। उसी प्रकार से v2 हम लोग i1 और i2 के रूप में याद कर रहे हैं, तो ये जो कोएफिशिएंट है z, ये दो कोएफिशिएंट है ये दोनों भी बराबर होंगे। इस प्रकार से हम समीकरण 1 2 और 1 10 के लिए कंपैरिजन कर लेते हैं। तो देखो कंपैरिजन करते हैं क्या आता है, समीकरण 1 का कंपैरिजन करते हैं 10 से, तो v1 इक्वल टू v1, यहाँ पे i1 है तो ये इसके बराबर होगा, तो z11 किसके बराबर होगा, z11 होगा हमारा y22 डिवाइड डेल्टा y के बराबर, ओके, y22 डिवाइड डेल्टा y के बराबर। उसी प्रकार से हमारा कि यहाँ पे i2 के बराबर है, ये इसके बराबर होगा, तो हमारा z12 किसके बराबर होगा माइनस y12 डिवाइड डेल्टा y के बराबर होगा। अब हम लोग समीकरण 2 की समीकरण 11 से कंपैरिजन कर लेते हैं। तो यहाँ पे v2 बराबर ये i1 के बराबर है, तो ये इसके बराबर होना चाहिए, तो हमारा z21 इक्वल टू कितना आएगा, z21 इक्वल टू माइनस y21 डिवाइड डेल्टा y, और i2 के बराबर है तो ये कोएफिशिएंट इसके बराबर हो गया, z2 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर, z22 किसके बराबर हो गया हमारा y11 डिवाइड डेल्टा y के बराबर हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हमको y प्राचल ज्ञात है तो हम लोग z प्राचल भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग किस प्रकार से इनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं, देखो z11 z12 z21 z2, ठीक है। तो यहाँ से देखो z11 कितना हमारा, z11 है हमारा y22 डिवाइड डेल्टा z, z12 कितना हमारा माइनस y12 डिवाइड डेल्टा y, ठीक है। और z21 कितना हमारा माइनस y21 डिवाइड डेल्टा y, और ये कितना हमारा z22
y 1 डिवाइड डेल्टा y, ठीक है। इस प्रकार से अगर हमको किसी चाल के हमको y प्राचल ज्ञात है तो हम लोग उसकी z प्राचल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने अभी क्या किया, y प्राचल को z प्राचल के रूप में लिखा, ये y प्राचल है, इनको z प्राचल के रूप में लिख दिया, और z प्राचल को y प्राचल के रूप में लिख दिया, ये z प्राचल y प्राचल के रूप में किया, ठीक है। इस प्रकार से हमको अगर किसी जटिल जाल के z प्राचल हमें पता है तो हम उसके y प्राचल लिख सकते हैं, और अगर y प्राचल ज्ञात है तो z प्राचल लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, इस लेक्चर को थोड़ा आगे और बढ़ाते हैं, हम लोग y और z और h प्राचल के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। ये तो हमारा y और z के बीच में संबंध था, ये z और y के बीच में संबंध था। हम लोग अब क्या करेंगे, z और h प्राचल के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। अभी हम लोग संबंध स्थापित करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से, ये काफी आसान होगा इससे, ठीक है। h प्राचल z प्राचलों के रूप में, ठीक है। हो सकता है कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, z प्राचल के रूप में भी आ सकता है या z प्राचल के रूप में, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसको ठीक से याद कर लेगा। हमारे पास में ये h प्राचल के लिए समीकरण था, ये हमारा y प्राचल के लिए समीकरण था, z प्राचल के लिए तो हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो याद करते हैं हम लोग, h प्राचल z प्राचल के लिए याद करेंगे। अब देखो h प्राचल को z प्राचल के लिए याद करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इन समीकरणों को एडिटिंग करेंगे, और ये z प्राचल है हमारा, इस z प्राचल में हम लोग v1 और i2 के रूप में समीकरण निकालेंगे जो हम इनसे कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा जैसे v2 है, i1 है, i2 है, ठीक है। तो हमारा यह v2 है, i1 है, i2 है, ओके। तो हम लोग समीकरण 2 से i2, ठीक है, यहाँ पे हमारा v1 है और यहाँ पे i1 है, ठीक, यहाँ पे i2 है, यहाँ पे v2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2 से i2 निकालेंगे, ठीक है। i2 कितनी आएगी, i2 कितनी आएगी, देखो कितनी आती है। i2 निकालने के लिए हम लोग इसको इधर भेज देते हैं और फिर z को बाहर कर देते हैं। i2 इक्वल टू, हम लोग थोड़ा सिंपल रूप में लिखते हैं, v2 z22 i2 इक्वल टू z22 i2 इक्वल टू v2 माइनस z21 i1, ठीक है। इसको हम लोग इधर लेंगे, इसके बराबर आएगा। यहाँ से हम लोग i2 निकालते हैं, i2 कितनी हमारी, i2 इक्वल टू हम लोग इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं हम लोग। i2 कितनी आई हमारी, माइनस z21 डिवाइडेड बाय z22 i1, फिर इसमें हम लोग बाहर लगाएंगे प्लस 1 अपॉन z22 v2, ठीक है। फिर नेक्स्ट समीकरण जो भी होगा हमारा वो होगा, यहाँ जो है i2 इक्वल टू, इसमें हमने इसका बाहर लगा दिया z, इसमें हमने इसका बाहर लगा दिया यहाँ लिख दिया, और इसमें इसका बाहर लगा दिया, ठीक है। अब देखो हम लोग इस समीकरण से और इसके हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये i2 है, i1 और v2 के रूप में, ये i2 i1 और v2 के रूप में है, लेकिन हम लोग इस समीकरण से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा i2 है। तो i2 का मान यहाँ से इस समीकरण में रख दो हम लोग, समीकरण 1 में, तो i2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना आएगा, देखो v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2 का मान ये रख दिया हमने कितना, माइनस
Z21 डिवाइड बाय Z22 I1 और प्लस में हमारा V2 अपॉन Z22, ठीक है, V2 अपॉन Z22। तो ये हमारा समीकरण I1 और V2 के रूप में आ गया। यहाँ पे भी हमारा I1 और V2 के रूप में आ गया। हम इसको सोल्व कर देते हैं तो देखो ये क्या आएगा, V1 इक्वल टू Z11 I1, फिर और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना है, माइनस Z21 अपॉन Z22 I1 और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारा आएंगे Z12 अपॉन Z22 V2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से I1 कॉमन लेंगे, I1 कॉमन लेने के इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V1 कितना आएगा, V1 इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21 डिवाइडेड बाय Z22 I1 और प्लस में हमारा Z12 अपॉन Z22 V2 है, ठीक है। देखो हमने यहाँ पे प्रतिबाधा मैट्रिक्स की, प्रतिबाधा मैट्रिक्स हमारी कितनी आती है, हमारी प्रतिबाधा मैट्रिक्स डेल्टा Z इक्वल टू जो सारणी प्रतिबाधा मैट्रिक्स का वो Z11 Z12 Z21 Z22 इक्वल टू Z11 Z22 माइनस Z12 Z21, ठीक है। ये आता है यही है, तो हम लोग इसमें इसकी जगह डेल्टा Z लिख सकते हैं। डेल्टा Z के लिए क्या है हमारा, V1 इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन Z22 और I1 और फिर प्लस में हमारा Z12 अपॉन Z22 V2, ठीक है। एक समीकरण हमारा यह है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने इन समीकरणों को हल करके हमने I2 और V1 ज्ञात किए। अब यहाँ पे हमारा जो H प्राचल है, ये H प्राचल के लिए था, ये Y प्राचल के लिए था, ये Z प्राचल के लिए था, ठीक है। H प्राचल में हमारे V1 है क्योंकि I1 और I2 के V2 के रूप में लिखा हुआ है, तो हम लोग इसकी और इस समीकरण से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे H11 और H12 आ जाएंगे। और यहाँ पे I1 और V2 के रूप में है, यहाँ पे I1 और V2 के रूप में है, तो इस समीकरण की और इस समीकरण की तुलना करने पे हमारे H21 और H22 आ जाएंगे। देखो हम लोग कंपैरिजन करते हैं, हम यहाँ पे इस समीकरण की इससे तुलना करने पे हमारा H11 कितना आएगा, I1 का गुणांक है उसके बराबर, तो H11 कितना आएगा, H11 इक्वल टू डेल्टा Z अपॉन Z22, ठीक है। और H12 कितना आएगा हमारा इस V2 के गुणांक के बराबर, तो H12 इक्वल टू Z12 अपॉन Z22। उसी प्रकार से हम लोग समीकरण 5 की समीकरण से तुलना करने पे समीकरण 6 की समीकरण से तुलना करने पे हमारा जो I1 का गुणांक है वो I1 के गुणांक के बराबर होगा, तो H21 कितना आएगा, H21 इक्वल टू माइनस Z21 डिवाइड Z22 और इस V2 का गुणांक हमारा इस V2 के गुणांक के बराबर होगा, तो H2 कितना है, H2 इक्वल टू 1 अपॉन H22। तो हम देखते हैं कि हमारा अगर Z प्राचल ज्ञात है तो हम लोग H प्राचल भी ज्ञात कर सकते हैं, Z प्राचल भी ज्ञात है तो H प्राचल भी ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग इसको सारणी के रूप में इस प्रकार से लिखेंगे, देखो सारणी के रूप में H11 सारणी के रूप में H11 H12 H21 H22 इसको हम लोग लिखेंगे तो ऐसे डेल्टा Z डिवाइड बाय Z22, ओके। फिर है हमारा Z12 अपॉन Z22, फिर है हमारा माइनस Z21 अपॉन Z22 और यह हमारा 1 अपॉन Z22, ठीक है। तो देखो हमारा Z प्राचल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे,
y प्राचल ज्ञात है तो z प्राचल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, और यहाँ से हमारा अगर हमारा z प्राचल है तो y प्राचल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग अन्य प्राचल भी कर सकते हैं, और वो हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में क्या करेंगे, तो z प्राचल के रूप में z प्राचल को y प्राचल के रूप में लिखेंगे, और फिर हम लोग y प्राचल को h प्राचल के रूप में लिखेंगे, h प्राचल को हम लोग y प्राचल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और तब तक हम लोग इसको अगर डिवाइड करें और ध्यान से लिखें तो आसानी से हम लोग उसको याद भी कर सकते हैं। क्योंकि देखो यहाँ पे z टू अपॉन डेल्टा z है, तो यहाँ पे y टू अपॉन डेल्टा y है, माइनस z1 टू अपॉन डेल्टा z है तो माइनस y1 टू अपॉन डेल्टा y है। तो सिमिलरिटी है, जस्ट अगर हम लोग यहाँ पे y की जगह z को और यहाँ पे z की जगह y को लिख दें तो हम लोग ये नीचे वाला संबंध आ जाएगा। उसी प्रकार से अन्य संबंध होंगे जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।